हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट के 10 दिन में क्या करना है। क्यों मैं इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि अब आपको रिवीजन शुरू कर देना चाहिए, आपको टेस्ट पेपर्स धीरे धीरे करके अब छोड़ देने चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, अब आपके पास टाइम है रिवीजन करने का। ओके, सो वो लोग जो नए आए हैं वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। और जो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं पूरा वीडियो देखने के बाद, वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना, ज़रूर जाना कि यस सर आई एग्री एंड आई विल स्टार्ट माई रिवीजन नाउ। ओके, सो वाई आई एम फोकसिंग कि आपको रिवीजन अब शुरू कर देना चाहिए। देखो, अभी ना आपके पास जो लास्ट का एक दिन है, मतलब 20 जून वाला जो दिन होगा, उस दिन आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम के दिन हमारा मूड अच्छा होना चाहिए। 21 तारीख को हमको कोई एग्जर्शन नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर, हमको हर हिसाब से रिलैक्स्ड होकर के एग्ज़ाम देने जाना है। इसलिए एक दिन का टाइम आप अपने रिलैक्सेशन के लिए ले सकते हो। तो 20 तारीख को कोई पढ़ाई मत करना। जो भी पढ़ाई करनी है आपको, आप 19 तारीख तक करके ख़त्म कर देना। अब आज है 8 जून और 19 तारीख तक आपको पढ़ाई करनी है, मतलब आपके पास 11 दिन का अप्रॉक्सीमेटली टाइम बचा हुआ है। एंड 11 दिन का टाइम एक्चुअली पूरा नीट का सिलेबस रिवाइज करने के लिए जो भी आपने किया हुआ है उसके लिए बहुत कम है। मतलब अगर इस टाइम पर आप एक फुल सिलेबस पेपर देने बैठ जाओ तो पूरा दिन उसी में चला जाएगा। या अगर आप मान लो पार्ट सिलेबस टेस्ट भी देने बैठते हो या कुछ भी करने बैठते हो, तो एक्चुअली क्वेश्चन देने में, पेपर देने में, उसको एनालाइज करने में, इन सब चीज़ों से में टाइम जो आप लगाओगे उसके कंपैरिजन में कई गुना अच्छा आउटपुट अगर आप निकाल लोगे, अगर आप सिर्फ अपनी थ्योरी रिवाइज करने आप बैठो। क्योंकि इतने पेपर्स दे करके, अगर आपने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आप एफएसटीज दे रहे होगे। ठीक है, एटलीस्ट बायो के एफएसटीज तो दे ही रहे होगे, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कहाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो हम सब्जेक्ट वाइज पहले देखते हैं कि करना क्या है। देखो, बायो में अगर अभी तक आपने एफएसटीज दिए हैं या आपने पेपर्स दिए हैं तो आपको स्पेसिफिकली पता होगा आपके मिस्टेक कॉपी में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, क्या चीज़ें आप भूलते हो, क्या चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं। ठीक है, तो बायो में जो आपके एफएसटीज दे करके जो आपके टॉपिक्स होंगे, आपकी जो मिस्टेक कॉपी होगी, ठीक है, आपकी जो मिस्टेक कॉपी थी, उस मिस्टेक कॉपी में जो आपके हेडिंग्स थे, जो टॉपिक्स आपने नोट किए थे, उन टॉपिक्स को इस समय हमको पहले रिवाइज करना है। ठीक है, मतलब जो हमारी वीकनेसेस है, जो चीज़ें हमारी कमज़ोरी हैं, जो हमको पता है कि हमको कम आता है, ये एग्जांपल्स हम भूल जाते हैं, ये डेटा हम भूल जाते हैं, उन चीज़ों पर हमको पहले फोकस करना है। इसलिए आपको सबसे पहले रिवाइज करनी है अपनी मिस्टेक कॉपी, क्योंकि वो आपके सबसे वीक पॉइंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम अगर क्रिएट करेंगे तो वहीं से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके वीक टॉपिक्स आपने एफएसटीज के देने के बाद जो अपनी मिस्टेक कॉपी में टॉपिक्स नोट किए होंगे, और अगर आप मान लो आपने नोट नहीं किए तो भी आपको मोटा मोटा बायो में पता होगा कि ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा मेरी कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, पहले उनको नोट डाउन कर लो और पहले उनको रिवाइज करना है। ओके, इसके बाद जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो एक बार करने हैं, करके ज़रूर जाना है। ठीक है, तो पहले आपको अपने मिस्टेक और अपने वीक पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद आपको बाकी टॉपिक्स पर आना है। कोशिश ये करनी है कि एक बार पूरा सिलेबस आँख के नीचे से गुजर जाए। ठीक है, लेकिन पहले वीक टॉपिक्स, उसके बाद बचा हुआ, क्योंकि बचा हुआ अगर जो आपको आता है ऑलरेडी बहुत अच्छे से, वो रिवाइज नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आपसे बन जाएगा। ओके, साइंटिस्ट और ईयर अब करने मत बैठना, वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन वो टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं। सो गो फॉर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, नॉट फॉर दीज थिंग्स जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। डायग्राम्स अपने जो एनसीईआरटी बायोलॉजी के हैं उसको प्रॉपरली एक दो बार अलग से रिवाइज कर लेना, क्योंकि डायग्राम्स पे क्वेश्चन आते हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस समय किसी टफ क्वेश्चन, फालतू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एआर क्वेश्चन, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, बायो के बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है। जस्ट रिवाइज सिंपल एनसीईआरटी, या आपने जहाँ कहीं से भी रिवीजन किया हुआ हो, आपको फाइनल एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे 2026 का पेपर अभी आया था वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अपने आप को एक सिंपल पेपर, मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर के लिए तैयार रखो। बहुत टफ पेपर में तो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते और अब टाइम भी नहीं बचा कुछ करने का। ओके, सो एक चीज़ और बायो में, डो नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन रिवाइजिंग थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। मतलब कोई चैप्टर है, अगर मान लो कहते हैं कि आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से आता है, या मान लो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से आता है, आपको पता है कि इससे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मेरे से बन ही जाता है, क्यों उसको रिवाइज कर रहे हो? इट डजंट मेक एनी सेंस। जस्ट गो फॉर थिंग्स जो आपको पहले वीक हैं, उसके बाद बची हुई सारी चीज़ें रिवाइज करने में जाओ। उसमें पहले वीक टॉपिक्स रिवाइज करो, जो आपको टॉपिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते हैं, कई बार पेपर में आपने दे करके देखा हुआ है, उन टॉपिक्स को सबसे लास्ट के लिए रिवीजन के लिए छोड़ो। रिवाइज हो गए तो ठीक, नहीं रिवाइज हो गए तो कोई बात नहीं। ये हुआ आपका बायो। अब देखो, आते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी सेम आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। आपको पता होंगे आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ रिवीजन के लिए मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे आपको केमिस्ट्री एनसीईआरटी के जितने भी रिएक्शंस हैं, वो सारे रिएक्शन बहुत ढंग से करने हैं, चाहे एनसीईआरटी के थ्रू करो, चाहे अपनी कॉपी के थ्रू करो, लेकिन एनसीईआरटी में जितने भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस दिए हुए हैं और साइंटिस्ट जो नेम रिएक्शन दिए हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं।
एनसीईआरटी आपको केमिस्ट्री की तभी करनी है जब आपने पहले करी हुई हो, नहीं करी हुई है तो जहाँ से रिवाइज कर रहे थे वहीं से कर लो। नोट्स से रिवीजन करना इज़ मच बेटर देन डूइंग एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी पहले से नहीं आती है, नोट्स लेकिन अच्छे से आते हैं, तो नोट्स से रिवाइज करो, क्योंकि उसमें टीचर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें और भी कवर कर लेते हैं। कई बार ब्लॉक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस भी आपके केवल पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कोई नया चैप्टर इस समय नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सॉल्ट एनालिसिस नहीं आता, छोड़ दो उसको, मत करो, उसको करने में बहुत टाइम लगेगा और आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, चाहे कोई कितना ही कहता हो कि मैं 10 पेज के आपको नोट्स दे दूंगा, उससे सॉल्ट एनालिसिस पूरा हो जाएगा, 5 पेज के नोट्स दे दूंगा, भाई वो 5 पेज करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में बहुत सारे रैंडम डेटा हैं, फालतू की चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हो बहुत जल्दी। सो उतना इन्वेस्टमेंट टाइम करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो कोई नया चैप्टर तो नहीं करना है, करना वही है जो आप पहले कर चुके हो, जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, PYQs अगर आपने कर रखे हैं, FSTs आपने दिए थे, आपको वीक टॉपिक्स पता होंगे, आप वो रिवाइज कर सकते हो। PYQs अगर आपने केमिस्ट्री के किए हुए होंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, तो PYQs जरूर देख करके जाने हैं केमिस्ट्री के एक बार। ठीक है, बायो के PYQs करने का मैं बहुत ज़्यादा नहीं फोर्स करता, लेकिन केमिस्ट्री के PYQs बहुत अच्छे से देख करके एक बार ज़रूर जाने हैं कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन आपसे प्रॉपर्ली आते हैं कि नहीं। और अगर बाई चांस आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है आपके पास, तो जो PYQs जो आए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स के अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। ठीक है, सो सारे चैप्टर्स का रिवीजन आपको केमिस्ट्री में एक बार करके जाना है। जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है उसके भी एक बार रिवीजन कर जाना, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं। और अगर अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन करता है केमिस्ट्री में, तो आप केमिस्ट्री के केवल उन टॉपिक्स को उन क्वेश्चंस को करना जो PYQs में पूछे हुए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, उसके ही कुछ क्वेश्चंस आप अलग से कर सकते हो, ताकि वो टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं। बाकी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फिजिकल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने या NCERT करने अब मत बैठना, उतना आपके पास टाइम नहीं है। फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक, ये टॉपिक्स कुछ टफ पड़ते हैं। अगर आपको नहीं बन पाए थे ये टॉपिक्स, तो अब इनके पीछे मत पड़ना, केवल इनके फॉर्मूलेस देख के चले जाना। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो ठीक, नहीं बना तो अब इनको करने का आपके पास अब टाइम नहीं है, इनके अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपको टाइम नहीं है। या फिर मान लो आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो इनके PYQs करके चले जाना। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 क्वेश्चन जो इनसे आएगा वो आपसे बन जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन आपका हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, जो ईजी चैप्टर है फिजिकल के, पहले उनको ढंग से करना, क्योंकि उनसे एटलीस्ट जो क्वेश्चन आए वो आपसे बन जाए मोस्टली। लेकिन बाकी आपका फोकस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ रटने वाली चीज़ें हैं, जल्दी हो जाती हैं। ओके, फिर हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में NCERT नहीं करनी है, पहले भी मैंने कई बार बोला हुआ है। आपने नहीं करी थी तो अब बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना JEE के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि पेपर थोड़ा टफ आ जाएगा और टफ को आप मैनेज करने के चक्कर में JEE के क्वेश्चंस करने भी बैठोगे, यू डो नॉट हैव टाइम। लास्ट के 11 दिन रिविजन करना है हमको, नई चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है और हमको टफ चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। फिजिक्स में हर एक चैप्टर के फॉर्मूले करके जाने हैं, चाहे वो चैप्टर कोई सा भी हो, इंपॉर्टेंट हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि कई बार बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, वो कम से कम आपसे बनना चाहिए। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो थे आपके, वो तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने ही है, जिनकी लिस्ट में पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको हर एक चैप्टर का रिवाइज करके जाना है, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मुलेज एंड शॉर्ट नोट्स आप कर लेते हो हर एक चैप्टर का, तो आपको एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चन जो आएगा, ऐसे चैप्टर्स जो टफ हैं जैसे मैकेनिक्स वगैरह हो गया, इनके एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चन तो आपसे बने। ओके, एंड PYQs इनके आपने ऑलरेडी किए हुए होंगे। फिजिक्स में PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन जिन टॉपिक से पहले आ रहा था वही आता रहेगा। ठीक है, मैंने आज से 6 साल पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, और अभी जब मैंने रिसेंट वीडियो पोस्ट किया तो मैंने देखा कि सेम टॉपिक्स ही रिपीट हो रहे हैं। मतलब पिछले 6 साल में भी नीट का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, और पिछले 10 साल में भी नीट का पैटर्न चेंज नहीं हुआ। सेम टॉपिक्स से क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हैं, वही आ रहे थे और वही आगे भी आते रहेंगे। तो PYQs के जो टॉपिक्स हैं, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो अगर आपने PYQ किया हुआ है तो PYQ पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मान लो मॉडर्न फिजिक्स आपको लगता है कि आपकी वीक है और आपने इसके PYQs किए हुए हैं, आपको एक्जैक्टली पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, और अगर वो पार्ट आपका वीक है तो उस पार्ट पर, उस पर्टिकुलर चीज़ के आप अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो PYQ रिवीजन करना है, और आपको अगर PYQ आपको ऑलरेडी ढंग से किए हुए हैं और आपको लगता है कोई चैप्टर आपका जो इंपॉर्टेंट है वीक है, उसके अलग से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो अगर टाइम परमिट करता है तो ही ये चीज़ करना है, नहीं तो हर एक चैप्टर के एटलीस्ट फॉर्मुलेस करके जाने हैं, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो 8-9 चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको बहुत ढंग से करके जाना है फिजिक्स में। सो इन दिस वे अगर आप रिवीजन करोगे ना, देखो रिवीजन पर मैं इतना ज़्यादा फोकस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको लगता है कि आपके पास टाइम बहुत है, रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो बहुत सारी और नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं, आपके दिमाग में आती हैं,
हैं, क्योंकि आपने इतने सारे पेपर्स किए हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि अच्छा मुझसे उस टाइम पे ये नहीं बना था। जैसे आप उस चीज़ को देखोगे आपके सामने आपको ध्यान आ जाएगा अच्छा ये मुझे नहीं बना था उस टाइम पे क्वेश्चन में, तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो पढ़ते पढ़ते ना एक्सपोनेंशियली वो चीज़ बढ़ती जाती है, आप रिवीजन करने वाली चीज़ें। तो लास्ट में क्या होता है, हमको टाइम कम पड़ने लगता है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए टाइम कम ना पड़े इसलिए अभी शुरू कर लो रिवीजन। टाइम बच जाएगा तो थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट में कर लेना, नहीं तो टाइम बचने की प्रोबेबिलिटी मुझे कमी लगती है ना। तो टाइम बच जाएगा तो कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन बाकी टाइम कम नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कम से कम इसको तो मेंटेन रखो और इससे थोड़ा बहुत आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा बढ़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ हमको आती है वही हम एग्जाम में जाके परफॉर्म ना कर पाएँ। सो फोकस ऑन रिवीजन। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू विल थैंक मी लेटर कि सर आपने सही कहा था कि 10 दिन का टाइम भी रिवीजन के लिए कम पड़ गया। सो इफ़ यू एग्री विथ मी, कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे कि यस सर वी एग्री एंड वी विल स्टार्ट अवर रिवीजन। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, या तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो ऑन @Dr. सौरभ AMC ये मेरा टेलीग्राम ID है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ आपके काम का। सो आई थिंक कि यू विल बी वर्किंग रियली हार्ड। एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम, लाइव सेशन मेरा ज्वाइन करो, मैं लाइव आता हूँ हर दूसरे दिन, ठीक है। एंड मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड मुझसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मेरे पुराने वीडियोज़ देख सकते हो, इट विल हेल्प यू गाइज आउट अ लॉट। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वर्किंग हार्ड।